अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अमेरिका आज पूरी दुनिया पर सुपर पावर माना जाता है। आखिर क्यों? अमेरिका के पास है यूएस डॉलर। अमेरिका सिर्फ इसको एक लेन देन का जरिया नहीं समझता बल्कि एक वेपन के तौर पर इस्तेमाल करता है। दुनिया के सभी मुल्कों की कोशिश होती है कि अपने यूएस डॉलर और बढ़ा ले जाएं। सिर्फ यूएस डॉलर ही क्यों, बाकी करेंसी क्यों नहीं? दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज अमेरिका के पास हैं। सिर्फ अमेरिका के पास ही क्यों, बाकी मुल्कों में क्यों नहीं? अमेरिका किस तरह यूएस डॉलर के जरिए पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है, इन सब बातों को इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करते हैं। आपका टाइम वैल्यूएबल है, इसलिए टॉपिक आपके सामने दिए गए हैं। मेरे पास एक पाकिस्तानी नोट है। पाकिस्तान में तो इसकी वैल्यू है, लेकिन पाकिस्तान के बाहर इसकी वैल्यू कागज़ के टुकड़े के अलावा कुछ नहीं। लेकिन इसके बरक्स है यूएस डॉलर, जिसके आगे दुनिया झुकती है। ऐसा क्यों हुआ? थोड़ा माजी में चलते हैं। एक ज़माना था कि लोग ट्रेड करते थे चीज़ के बदले चीज़, एक चीज़ लेकर दूसरी चीज़ देते थे। फिर आस्ता आस्ता ज़माना बदला, लोग सोना चांदी इस तरह की धातें देकर ट्रेड किया करते थे। फिर और ज़माना बदला, ये धातें पेपर करेंसी में तब्दील होगी। फिर इसको डिजिटल करेंसी में तब्दील कर दिया गया और फिर क्रिप्टो में तब्दील होगी। इसको एवोल्यूशन ऑफ मनी कहते हैं। इन सब तरीक़ों का मकसद एक ही था कि ट्रेड करना, लेकिन ये तरीके आपस में ट्रेड करने के लिए तो बेहतर थे। लेकिन हम किसी दूसरे मुल्क के साथ ट्रेड किस तरह करें? तो उसके लिए फिर ऐसी धार चुनी गई कि जो कि लंबे अरसे के लिए चल सके। फिर उसके लिए 18वीं सदी के आखिर में गोल्ड स्टैंडर्ड लाया गया। लेकिन इसमें एक मसला था कि गोल्ड को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना मुश्किल था। अगर हम कंपेयर करें गोल्ड को पेपर करेंसी से, तो पेपर करेंसी को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना आसान है। और गोल्ड स्टैंडर्ड में ये भी डिसाइड किया गया कि जिस मुल्क के पास जितना गोल्ड होगा वो उसी के हिसाब से पैसे प्रिंट कर सकता है। लेकिन मसला शुरू होता है 20वीं सदी में। 20वीं सदी में दो बड़ी जंगें होती हैं, वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2। लेकिन ये दोनों जंगें यूरोपियन ममालिक के अंदर ही होती हैं। लेकिन अमेरिका असला भेजने का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था। तो हुआ कुछ इस तरह कि यूरोपियन ममालिक के पास गोल्ड के ज़खायर खत्म होने लगे और उस वक्त अमेरिका के पास दुनिया का 75 से 80% गोल्ड चला गया था। तो यूरोपियन ममालिक में माशी बहरान पैदा होने लगता है। इसी माशी बहरान से निपटने के लिए 1944 में अमेरिका में ब्रिटन वुड्स एग्रीमेंट तय किया जाता है, जिसमें दो बड़े दायरे कायम किए जाते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको IMF बोला जाता है, और दूसरा था IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको आज के ज़माने से वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना जाता है। IMF का मकसद था कि इंटरनेशनल लेवल पर मालियाती ताउन करना, एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी रखना और इंटरनेशनल सतह पर ट्रेड की मतवाजन ग्रोथ कर रखना और ज़रूरतमंद मुल्कों की मदद करना। और वर्ल्ड बैंक का मकसद था कि जंग से मुतासर होने वाले यूरोपियन कंट्री को ताउन करना और गरीब मुल्कों की तरक्की के लिए ताउन करना। ब्रिटन वुड्स एग्रीमेंट में अमेरिका एक बहुत अहम शिक रखता है। अमेरिका कहता है यूरोपियन कंट्री को कि आपके पास गोल्ड नहीं है, कोई मसला नहीं है, हम आपको देते हैं। आप ऐसा करें कि हमारे पास तो गोल्ड है और हमारा यूएस डॉलर वो भी गोल्ड के साथ लिंक है। आप ऐसा करें कि आप अपनी करेंसी यूएस डॉलर के साथ लिंक कर दें और यूएस डॉलर तो गोल्ड के साथ लिंक है। तो इस तरह आपका पैसा भी इंडायरेक्टली लिंक हो जाएगा गोल्ड से। तो जब मर्जी आप हमें अपनी करेंसी देंगे, आप यूएस डॉलर ले लें और यूएस डॉलर देख के आप अपना गोल्ड ले लें। और साथ ही फिक्स एक्सचेंज रेट रखा जाता है। लेकिन 1970 तक तो सही था, लेकिन 1971 में अमेरिकन प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने ऐलान कर दिया और निक्सन ने यह किया कि गोल्ड को बीच में हटा दिया और उसकी जगह यूएस डॉलर के साथ लिंक कर दिया और कहा कि सभी लोग इसी में ट्रेड करेंगे। तो दूसरे मुल्कों के लिए यूएस डॉलर में ट्रेड करना इसलिए मजबूरी बन गई क्योंकि उनके पास यूएस डॉलर तो था और साथ ही एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रख दिया गया। और यहीं से शुरू होता है यूएस डॉलर का दौर। और उसके बाद यूएस डॉलर के जरिए दूसरे मुल्कों के साथ ट्रेड होने लगा। कोई भी मुल्क दूसरे मुल्क के साथ ट्रेड करने के लिए जब जाता है तो उसको उस मुल्क की करेंसी खरीदनी होती है। जिस तरह पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ ट्रेड करनी है तो पाकिस्तान पहले डॉलर खरीदेगा, तो वो यूएस डॉलर से सऊदी रियाल खरीदेगा, तो फिर सऊदी रियाल के जरिए वो अपनी ट्रेड कर पाएगा। तो इस तरह करेंसी तब्दील करने में दोनों जगह पे एक्सचेंज रेट लगेगा। हमने जिस तरह पहले बात की फिक्स एक्सचेंज रेट की और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट की, तो हम थोड़ा समझ लेते हैं कि फिक्स एक्सचेंज रेट क्या है और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या है। फिक्स एक्सचेंज रेट वो एक्सचेंज होती है जिसमें गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक करेंसी की वैल्यू को फिक्स कर देते हैं, उसके सप्लाई डिमांड के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक इसमें इंटरवेयर नहीं करते और करेंसी की वैल्यू मार्केट के ऊपर छोड़ी जाती है, जिसमें सप्लाई डिमांड के जरिए करेंसी खुद ही ऊपर नीचे हो रही होती है। फिक्स एक्सचेंज रेट की बात करूं, जिस तरह अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान फिक्स एक्सचेंज रेट होता है। जिस तरह यूएस डॉलर ऊपर जाएगा तो सऊदी रियाल भी ऊपर जाएगा, यूएस डॉलर नीचे जाएगा तो सऊदी रियाल भी उसी हिसाब से नीचे जाएगा। उसका सप्लाई डिमांड से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर मैं फ्लोटिंग एक्सचेंज की बात करूँ तो ज़्यादातर कंट्री में फ्लोटिंग एक्सचेंज ही इस्तेमाल हो रही है। चलिए हम टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। बाज़ हम सोचते हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं कर देती कि एक 100 रुपये की वैल्यू 1 रुपया कर दे। अगर एक 100 रुपये में एक ब्रेड का पैकेट मिलता है तो यही पैकेट 1 रुपये में मिलेगा। इस तरह तो हमारी करेंसी की वैल्यू अप हो जाएगी। या फिर गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं करती कि बहुत सारा पैसा प्रिंट कर दे और ये पैसा सब लोगों को दे दे और पाकिस्तान की गरीबी खत्म क्यों नहीं कर देती? ये सब सवाल कहने में और सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन फिजिकली इनको करना उतना ही मुश्किल है। करेंसी ज़्यादा प्रिंट करने से महंगाई बढ़ती है। अभी आप बोलेंगे कि ये क्या तुक हुआ कि महंगाई किस तरह बढ़ेगी करेंसी ज़्यादा प्रिंट करने से? करेंसी ज़्यादा प्रिंट करने से सब लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा
तो जब ज़्यादा पैसा होगा तो उनके लिए इन्वेस्ट करने के ज़्यादा तरीके होंगे। तो जब वो कोई चीज़ खरीदने जाएगा तो सब लोगों के पास ज़्यादा पैसा होने की वजह से उसकी डिमांड बढ़ जाएगी और चीज़ बेचने वाला बंदा खुद ब खुद इस चीज़ की प्राइस बढ़ा देगा, क्योंकि उसको पता है कि इसकी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। तो इस तरह ये इन्फ्लेशन बढ़ने का एक तरीका होता है। तो इसलिए गवर्नमेंट हमेशा खास मेथड के तहत ही पैसा प्रिंट करती है। जिस तरह हमने पहले बात की थी कि प्रेसिडेंट निक्सन ने डॉलर को गोल्ड से हटा दिया, तो इसके पीछे भी ये रीज़न बताई जाती है कि अमेरिका ने यूएस डॉलर ज़्यादा प्रिंट कर लिए थे, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन उनके पास बढ़ने लगी। तो प्रेसिडेंट निक्सन को ये ऐलान करना पड़ा। इसके अलावा और भी बहुत सी सियासी वजूहत हो सकती हैं। चले आगे बढ़ते हैं। करेंसी की वैल्यू किस तरह लूज होती है, ये कौन करता है इसको? किसी मुल्क की करेंसी की वैल्यू डाउन होने में बहुत सी वजूहत हो सकती है। जिस तरह हम पहले भी एक बात कर चुके हैं कि बहुत ज़्यादा प्रिंट करने से पैसा करेंसी की वैल्यू भी लूज हो सकती है। इस तरह दूसरे मुल्क से बहुत ज़्यादा कर्जा लेने से भी करेंसी वैल्यू लूज होती है। और जो कंट्री अपनी ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं, उनकी करेंसी की वैल्यू डाउन हो जाती है। या फिर स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ होने की वजह से भी करेंसी की वैल्यू डाउन हो जाती है। और इसी तरह जिस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, वहाँ पर भी करेंसी डाउन होगी, क्योंकि इन्वेस्टर का उस मुल्क के ऊपर इत्मीनान नहीं होता और वो पैसा इन्वेस्ट नहीं करते। लेकिन करेंसी डाउन होने से फ़ायदा भी होता है। जिस मुल्क में करेंसी डाउन होगी, इन्वेस्टर को वहाँ पर कम लेबर कॉस्ट पड़ेगी, उसके लिए काम करना ज़्यादा आसान होगा एज़ कम्पेयर दूसरे मुल्कों के साथ। अगर मैं बात करूँ कि जिस तरह एक डेवलप कंट्री है, अगर वो कंपनी एक जर्मनी में काम कर रही है और वही कंपनी पाकिस्तान में काम कर रही है, तो पाकिस्तान की लेबर उसको सस्ती पड़ रही होगी। लेकिन यहाँ पर यह भी समझना ज़रूरी है कि ऐसा नहीं कि अगर मुल्क की करेंसी डाउन है तो वो डेवलप कंट्री में नहीं आता। बहुत से ऐसे मुल्क हैं कि जिनकी करेंसी डाउन है लेकिन वो डेवलप कंट्री हैं। मैं जिस तरह जापान की मैं बात करता हूँ, जापान एक डेवलप कंट्री है, लेकिन अगर जापान के एक यान को पाकिस्तान के 1 रुपये के साथ कंपेयर करें तो जापान का एक यान तकरीबन पाकिस्तान के 2 रुपये के बराबर है। अगर मैं जापान को बांग्लादेश के साथ कंपेयर करूं तो बांग्लादेश की करेंसी उससे अच्छी है, क्योंकि बांग्लादेश का 1 टका जापान के 2 यान के बराबर है। लास्ट टॉपिक कवर करते हैं। अमेरिका के पास मजबूत इकोनॉमी के साथ साथ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर भी है। अमेरिका अपने यूएस डॉलर के जरिए दूसरे मुल्कों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन जहाँ पर बात हाथ से निकल जाती है अमेरिका के, तो वहाँ पर उनकी मिलिट्री इंटरफेरेंस करती है। फिर दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज अमेरिका के पास हैं, वहाँ पर इन्वेस्टर को भरोसा होता है। बड़े बड़े इन्वेस्टर वहाँ पर पैसा जाकर इन्वेस्ट करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि अमेरिका बहुत ज़्यादा स्टेबल है अंदरूनी तौर पर, वहाँ पर भी मर्डर होते हैं, दहशतगर्दी वहीं पर भी होती है। और अमेरिका का एनवायरनमेंट इसी तरह का है कि एक बाहर का बंदा आकर भी वहाँ पर तरक्की करना शुरू कर देता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन एक जर्मन साइंसदान है, लेकिन उसने तरक्की कब की जब अमेरिका में चला गया। तो उनका एक एनवायरनमेंट इसी तरह का है कि वहाँ पर काम करने को मौका मिलता है।